नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिस पर आर्या न्यूज की नजर बनी हुई है। महंत नरेंद्र गिरी के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता चलें, न्यायिक हिरासत में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी का हरिद्वार स्थित आश्रम भी सील कर दिया गया। पुजारी आदित्य तिवारी का बेटा संदीप भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आनंद गिरी का हरिद्वार स्थित आश्रम भी सील कर दिया गया। आपको बता चले, उत्तराखंड से ही आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई थी। जैसी जानकारी मिली थी कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद आनंद गिरी की त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी उत्तराखंड से की थी। अब जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि आदित्य तिवारी के बेटे संदीप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और गिरफ्तारी नरेंद्र गिरी मामले में आपको बता चले हो चुकी है। महंत नरेंद्र गिरी का जो शव था, आपको बता चले, वो फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है उनके समर्थकों के द्वारा कि उनकी हत्या की गई है। नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और जो निशाना है, आपको बता लें, शक की जो सुई है वो आनंद गिरी के आसपास घूमती हुई नजर आई, जिसको देखते हुए आनंद गिरी की गिरफ्तारी की गई। आदित्य तिवारी की भी गिरफ्तारी की गई। और अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि आदित्य तिवारी के बेटे संदीप की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुजारी आदित्य तिवारी के बेटे संदीप की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सिद्धू ने बड़ी बात कही है। आपको बता चले, उन्होंने कहा है कि सिद्धू को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे अमरिंदर। 3 हफ्ते पहले हटने की पेशकश की गई थी। सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा सिद्धू देश के लिए खतरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें, नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु महंत नरेंद्र गिरी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से 2 प्रश्न खड़े हो चुके। पहला ये कि नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। दूसरा ये कि अब महंत गिरी के गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी के तौर पर जो नाम सामने आ रहा है वो बलवीर गिरी का, लेकिन बलवीर गिरी के बयान बदलने से उन पर सवाल खड़े हो गए। अखाड़ा परिषद ने आधिकारिक तौर पर बलवीर गिरी के नाम के ऐलान को अभी टाल दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बलवीर गिरी ही मठ के नए उत्तराधिकारी होंगे या फिर कोई और होगा। आपको बताते चले कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में उनके जिस शिष्य बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बताया गया है, बनने की बात उसमें लिखी गई थी। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने गुरु की लिखावट को लेकर 2 अलग अलग बयान दिए। बलवीर गिरी ने कल सुसाइड नोट आने के बाद कहा था कि ये गुरु जी की लिखावट है, लेकिन आज जब उनसे सुसाइड नोट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने हैंडराइटिंग पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने 6 कर्मचारियों को आतंकियों से संबंध रखने और इसके साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक और प्रहार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत मामलों की जांच और इसके साथ साथ सिफारिश करने के लिए आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नामित समिति ने आतंकवादी लिंक रखने और OGW के रूप में काम करने के लिए सरकारी सेवा से 6 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की। जिन 6 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, आपको बताते चले, उनमें कश्मीर घाटी के अनंतनाग के अध्यापक हमीद वानी शामिल हैं। वानी पर आरोप है कि नौकरी में आने से पहले वो आतंकी संगठन अल्लाह टाइगर के जिला कमांडर के रूप में काम करते थे। इसके साथ ही जमाते इस्लामी के सहयोग से उन्हें यह सरकारी नौकरी मिली थी। वानी पर यह भी आरोप है कि 2016 में बुरहान वानी के काउंटर के बाद वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए कश्मीर में चलाए जा रहे चलो कार्यक्रमों के मुख्य वक्ताओं में से एक थे। इसके साथ ही जम्मू के किश्तवाड़ जिले के जफर हुसैन भट्ट को भी सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी। तो परमवीर सिंह के खिलाफ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के आपको बताते चलें, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग ने वसूली के आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ आयोग के सामने उपस्थित रहने के लिए भेजे गए समन पर उपस्थित न रहने के कारण 7 सितंबर के दिन 50,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया। आयोग के आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र के डीजी ने स्टेट CID को जमानती वारंट सर्व करने के लिए भेजा है। आयोग के वकील शिशिर हीरे ने बताया है कि आयोग के सामने परमवीर सिंह अनुपस्थित रहते हैं, जिस वजह से
सुनवाई बार बार आगे बढ़ रही। इस वजह से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। इस पर आज आयोग ने 50,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया। आज चांदीवाल आयोग को महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ बेलबल वारंटी जारी किया गया है और वो उन्हें डिलीवरी नहीं हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक इकाई DICGC एक नए कानून के तहत PMC बैंक सहित लगभग 2 दर्जन तनावग्रस्त सहकारी बैंकों से उन खाताधारकों की सूची तैयार करने को कहा है जो 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए पाने के पात्र हैं। संसद ने पिछले महीने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 पारित किया था, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि RBI द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को 5 लाख रुपए मिले। यह कानून 1 सितंबर 2021 से लागू हुआ। इससे 90 दिनों की समयावधि 30 नवंबर आपको बता चले 2021 को पूरी होगी। इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं जो RBI के स्थगन के तहत हैं, इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम ने एक बयान में कहा है ये बैंक 15 अक्टूबर 2021 तक दावा सूची पेश करेंगे और 29 नवंबर 2021 तक अंतिम अध्ययन सूची में अपडेट करेंगे ताकि DICGC दावे का निपटान कर सके। DICGC ने बैंकों को संशोधित कानून के अनुसार 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक की धनराशि तक पहुंचने के लिए खाताधारकों को सहमति पत्र देने के लिए कहा। इस कदम से PNC बैंक के अलावा सहकारी बैंकों और पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को भी फायदा होगा। इन 21 बैंकों में 11 महाराष्ट्र के हैं, 5 कर्नाटक के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान से एक एक बैंक। लंबे समय के अंतराल के बाद यूएई में शुरू हुए IPL से एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद का एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 6 अन्य सदस्यों को आइसोलेशन में भेज दिया गया। बताते चले कि आज शाम को ही सनराइजर्स हैदराबाद का दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबला है। हालांकि आज के मैच पर कोई असर होगा और मैच खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज T नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मैच की शुरुआत से पहले जो RT-PCR का टेस्ट होता है उसमें रिजल्ट निकल कर सामने आया। इसके बाद उनके संपर्क में आए हुए प्लेयर्स और इसके साथ साथ स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। टीम के बाकी सदस्यों और स्टाफ का भी RT-PCR टेस्ट अब किया जाएगा, जिनमें सभी का रिजल्ट जो था वो नेगेटिव आ चुका था। आपको बताते चले कि IPL के इस सीजन की शुरुआत में भी कोरोना के मामले आए थे, तब ये भारत में खेला जा रहा था और फिर इसे बीच में ही बंद कर दिया गया था। एक लंबे अंतर के बाद सीजन को पूरा करने के लिए UAE में 19 सितंबर से ही IPL को फिर से शुरू किया गया। अब 2 दिन बाद ही फिर कोरोना का मामला सामने आ गया। भारत चीन सीमा पर बसे गांवों में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बताते चले बुरफू, लास्पा और रालम गांव में जरूरी सामान में 8 गुना तक महंगाई से रहना बमुश्किल हो चुका है। मिलम के प्रधान गोकर्ण सिंह पांगती अनुसार मनुष्यारी में 20 रुपए किलो मिल रहा नमक सीमा के गांव में 130 रुपए किलो के भाव खरीदने को लोग मजबूर। यही हाल रोज इस्तेमाल होने वाले अन्य जरूरी सामान का। भारत चीन सीमा पर हर साल मार्च से नवंबर तक 3 ग्राम सभाओं के 13 से ज्यादा छोटे छोटे गांव के लोग माइग्रेशन करते हैं। इस दौरान सेना की कई चौकियों से भी सैनिक नीचे आ जाते हैं, इसलिए ये सीमा के प्रहरी भी हैं। खराब रास्ते, कोरोना के कारण इस बार माइग्रेशन पर आने ग्रामीण महंगाई से त्रस्त हैं। सड़क से 52 से 73 किलोमीटर तक दूर बसे ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार उनके लिए उचित इंतजाम नहीं कर सकती है तो आगे माइग्रेशन मुश्किल होगा। आपको बताते चले कि महंगाई बढ़ने के मुख्य 3 कारणों का पता चला है। 1, पैदल रास्ते टूट चुके हैं। इस कारण सभी सामान घोड़े और खच्चर वालों से खरीदना पड़ता है। पहले लोग खुद पैदल भी सामान लेने जाया करते थे। दूसरा, ये कोरोना के बाद मजदूरों ने ढुलाई भाड़ा दोगुना कर दिया। साल 2019 में प्रति किलो 40 से 50 रुपए भाड़ा था, अब ये 80 से 120 रुपए। तीसरा, ये कोरोना के कारण नेपाल से आने वाले मजदूरों की संख्या में काफी कमी आई है। नेपाल मूल के मजदूर सस्ते में मिल जाते थे। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव तो हैं, तो पर सरकार या विपक्ष का ध्यान उत्तराखंड के इन गांवों पर आखिर कब जाता दिखेगा।
रिश्तेदारों में जा रहे बाइक सवार दंपति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। भतीजी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। घायल को उपचार के लिए सिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना मुगर्रा के मथुरा भरतपुर मार्ग स्थित मकेरा पुलिया के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। भतीजी की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बताते चले, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को सूचना भी कर दी है। सोमवार की देर रात गांव इकरन टिकसाना भरतपुर निवासी तेज सिंह अपनी पत्नी अनीता और भतीजी रजनी के साथ छाता में एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। जाजनपट्टी से मकेरा पुलिया के बीच बाइक तेज रफ्तार से जा रहे अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दंपति व उनके भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। चौकी प्रभारी जाजनपट्टी सोनू सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को उपचार के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम। पुलिस ने दोनों के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी का कहना है, सड़क हादसे में घायल दंपति उपचार के दौरान उनकी मौत हो चुकी है। भतीजी की हालत गंभीर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में एक नाबालिग लड़की का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच चुका है। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं इस वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए इस वारदात में शामिल आरोपी को धर दबोचा है। आपको बताते चले, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाए। मां की हत्या के आरोपी को लगभग 32 महीने बाद पुलिस ने कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया। जोन 3 के एसीपी चंद्रकांत जाधव ने बताया है कि पाटणकर पार्क स्थित इंपीरियल टावर निवासी नम्रता पवार अपने पति नरेंद्र रामचंद्र पवार और इकलौते बेटे जन्मेश के साथ रहती थी। पिता और बेटा दोनों शेयर मार्केट में काम करते थे। 28 जनवरी 2019 की रात खाना खाने के बाद पिता और बेटे में पैसे के हिसाब को लेकर बहस हुई। रात 11 बजे माता पिता बेडरूम में सोने चले गए और बेटा हॉल में सो रहा था। 29 जनवरी को सुबह 4 बजे बेटे ने धारदार हथियार से पिता के सिर पर वार कर दिया। इस दौरान बीच बचाव में आई तो मां पर भी वार किया गया। वारदात के बाद बेटा फरार हो गया। बेडरूम में माता पिता चीखते चिल्लाते रहे। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने दोनों को रिद्धिविनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस को सूचना दी गई। हालत नाजुक होने के चलते दोनों को मुंबई स्थित केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद उपचार के दौरान मां की मौत हो गई। तब से बेटा फरार है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हदवाड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी को एक मंदिर के गार्ड ने आतंकवादी समझकर मार डाला। घटना बीती रात की है, जब मंदिर के गार्ड ने, आपको बताते चले, पुलिसकर्मी के प्रवेश को मंदिर पर हमला समझ लिया था। पुलिस ने पुलिसकर्मी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह गलत पहचान का मामला है। उत्तरी कश्मीर के डीआईजी सुरजीत सिंह ने कहा है कि विजयधर के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक पुलिसकर्मी ने इलाके के एक मंदिर के अंदर जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद गार्ड ने उसे आतंकवादी समझ लिया। उस पर गंभीर रूप से गोली चला दी गई। विजय स्थानीय निवासी था और हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में रहता था। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिसकर्मी को तत्काल जिला अस्पताल हंदवाड़ा ले जाया गया, जहां उसे श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतक के कानों में हेडफोन था और उसके सहयोगी की तरफ से जोर से कॉल करने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण मंदिर में गार्ड ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने उसे पर गोली चला दी। तालिबान की जब से वापसी अफगानिस्तान में हुई है, पाकिस्तान ऐसा देश रहा है जिसने अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से तालिबान का समर्थन किया। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि वो तालिबान को मान्यता तभी देंगे जब पाकिस्तान की शर्तों पर तालिबान खरा उतरेगा। रिपोर्ट में समझिए आप पूरा मामला।
आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अगर हम ये कहें कि ये कहावत पाकिस्तान और तालिबान पर एकदम सटीक बैठती है तो इसमें कोई दो राय ना होगी। जग जाहिर है कि आतंक को पनाह पाकिस्तान देता है और तालिबान भी आतंक के बल पर ही दोबारा से अफगानिस्तान पर राज करने लगा। लेकिन अब पाक कह रहा है कि वो तालिबान को कुछ शर्तों पर ही मान्यता देगा। कमाल है। आतंकवाद को फैलाने के मामले में तुम डाल डाल में पात पात रहने वाले पाकिस्तान और तालिबान अब एक दूसरे का साथ देने के लिए मान्यता देने का ढोंग कर रहे हैं। खैर, आपको बताते चले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक निजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। अब क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में महिलाओं को शिक्षा हासिल करने से रोकना गैर इस्लामिक होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की ओर से नई तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने के लिए आवश्यक शर्तें रखी। उन्होंने तालिबान नेतृत्व से समावेशी बनने और मानवाधिकार का सम्मान करने की अपील की। प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल उन आतंकवादियों के ठिकाने के लिए नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह ही तालिबान ने माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के आने पर फिलहाल के लिए अस्थायी रोक लगा रखी है। सिर्फ लड़कों और पुरुष शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति है। लेकिन इमरान खान ने उम्मीद जताई है कि लड़कियों को जल्द ही स्कूल आने दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने जितने भी बयान दिए वो उत्साहजनक हैं। मेरा मानना है कि वो लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति दे देंगी। महिलाओं को शिक्षित नहीं होना चाहिए, ये विचार गैर इस्लामिक है। इसका धर्म से कोई नाता ही नहीं है। अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आपको बताते चले, इसके बाद से ही ये चिंताएं बढ़ गई थी कि कहीं उनका शासन 1990 के दशक जैसा तो नहीं हो जाएगा, जब तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों पर काफी पाबंदियां लगा रखी थी। हालांकि तालिबान के नेतृत्व ने ये कहा है कि शरिया के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। पिछले सप्ताह लड़कियों के स्कूल आने से रोकने के फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश व्यक्त किया गया। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने बाद में कहा कि जितना जल्द होगा लड़कियां स्कूल वापस लौटेंगी, लेकिन अब भी ये स्पष्ट नहीं है कि लड़कियां क्या वाकई स्कूल लौट पाएंगी और अगर वे वापस लौटेंगी तो उन्हें किस रूप में शिक्षा दी जाएगी। ये पूछे जाने पर कि तालिबान औपचारिक मान्यता हासिल करने के लिए क्या वाकई उनके मानदंडों को पूरा करेगा, इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को और समय देने की इसी बीच अपील भी कर डाली। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि इस पर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान की महिलाएं आखिरकार अपना अधिकार हासिल जरूर कर लेंगी। आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कई देशों ने एक मजबूत सहयोगी के रूप में नहीं देखा है। अमेरिका और अन्य कई देशों में लोग पाकिस्तान पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो तालिबान को समर्थन देता है। हालांकि पाकिस्तान इससे साफ तौर पर लगातार इनकार करता रहा। अमेरिका ने, आपको बताते चले, 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ कथित जंग में पाकिस्तान ने अपने को अमेरिका के एक सहयोगी के रूप में जरूर पेश किया था, लेकिन माना जाता है कि पाकिस्तान के सैनिक और खुफिया एजेंसियों के संपर्क तालिबान जैसे गुटों से लगातार रहे। 11 सितंबर के हमलों की साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को काबुल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई देश बिना पड़ताल तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अन्य पड़ोसी देशों के साथ तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने पर कोई फिलहाल फैसला करेगा। उन्होंने कहा सभी पड़ोसी देश मिलेंगे और देखेंगे उन्होंने कैसी प्रगति आगे की है। तालिबान को मान्यता देना या न देना एक सामूहिक फैसला होगा। इमरान खान ने तालिबान से आह्वान किया कि वो अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में गृह युद्ध भी हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि अगर उन्होंने सभी गुटों को शामिल किया तो आज नहीं तो कल वहाँ गृह युद्ध जरूर होगा। इसका मतलब एक अस्थिर और अराजक अफगानिस्तान जो आतंकवादियों के लिए आदर्श स्थान होगा, ये एक चिंता है। तालिबान ने अपनी सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों के नाम की घोषणा भी की है जो सभी पुरुष हैं। इनमें एक डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार में तालिबान समर्थकों का प्रभुत्व है और अल्पसंख्यकों को काफी कम प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।
चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएन न्यूज।